ड्रैगन फीनिक्स पैलेस अत्यंत हर्षित और व्यस्त हो उठा। फ्रोजन नेदर केव हेवन ने पूरी ताकत से आक्रमण किया था, केवल इसलिए कि उसके एक संत जगत स्वामी प्राणेश को पुनर्जन्म में ड्रैगन एम्पर द्वारा मार डाला गया, जबकि दूसरा श्वेतांश अपना हाथ पैलेस मास्टर चंद्रपाल के हाथों गंवा बैठा। जब चंद्रपाल और अन्य वरिष्ठ विजयी होकर लौटे तो सभी आनंदित हो उठे। अपने पूरे इतिहास में संप्रदाय के पास इतने उत्सव मनाने के कारण कभी नहीं थे। फ्रोजन नेदर केव हेवन के साथ सभी जमा हुए कटुता के बावजूद हर बार कोई घटना होने पर ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के साधकों को अपना गुस्सा निगलना पड़ता और रास्ता देना पड़ता। इन वर्षों में इसने ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के शिष्यों को फ्रोजन नेदर केव हेवन के लोगों के सामने सिर उठाने में असमर्थ बना दिया था। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस का हर शिष्य फ्रोजन नेदर केव हेवन के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण था, लेकिन इस बार शत्रु ने अचानक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया, अपने सभी स्वामियों को भेज दिया, जिससे सभी को लगा कि आज ड्रैगन फीनिक्स पैलेस का अंतिम दिन होगा। हालांकि अंतिम परिणाम और भी अधिक चौंकाने वाला था। युद्ध के मैदान से लौटे लोगों से संप्रदाय के अंदर शरण लेने वाले शिष्यों ने सीखा कि उनकी अप्रत्याशित जीत का कारण ड्रैगन एम्पर का अचानक प्रकट होना था, और वो ड्रैगन एम्पर और कोई नहीं बल्कि आदित्यनंद था, वह युवक जो पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक चर्चित शिष्य बन गया था। वो स्वर्ण ड्रैगन जो हवा में ऊपर उठा था और अद्वितीय वैभव प्रदर्शित कर रहा था, उसे युद्ध में भाग लेने वाले हर व्यक्ति ने देखा था। संप्रदाय के उत्थान का अवसर आ गया है। महान ड्रैगन एम्पर ने केवल अमृतत्व आरोहण सीमा 7वें चरण की साधना के साथ उस प्रथम क्रम संत प्राणेश को मार डाला। कुछ वर्षों में मुझे डर है कि वह तीसरे क्रम के संतों से भी मुकाबला कर पाएगा। हाँ, जब महान ड्रैगन एम्पर उस प्राणेश से लड़ रहे थे तो मैंने देखा कि वे पीछे खड़े थे, व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे थे। पूरे समय उनका चेहरा शांत और सहज रहा, मानो उन्हें विजय प्राप्त करने में कभी संदेह न हुआ हो। क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी ताकत भी नहीं लगाई? बिल्कुल नहीं लगाई। अगर उन्होंने लगाई होती तो मुझे डर है कि वह श्वेतांश भी नहीं बच पाता। भयानक। ड्रैगन एम्पर की विरासत वास्तव में विस्मयकारी है। मैंने ये भी सुना है कि जब महान ड्रैगन एम्पर 2 साल पहले ड्रैगन वैली में प्रवेश किया था तो वे केवल सत्य मूल तत्व सीमा 7वें चरण के साधक थे, फिर भी केवल 2 छोटे वर्षों के बाद वे अमृतत्व आरोहण सीमा 7वें चरण तक पहुंचने में सफल रहे। ऐसी साधना गति वास्तव में आश्चर्यजनक है। मैं महान ड्रैगन एम्पर के साथ बड़ा हुआ हूं। जब हम बच्चे थे तब मुझे पता था कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि मैं सही था। हाँ। सच में? क्या आप हमें बता सकते हैं कोई अंदरूनी खबर? अंदरूनी खबर? एक बात है, लेकिन आपके लिए बेकार है। हमारे लिए बेकार? फिर किसके लिए उपयोगी है? संप्रदाय की उन लड़कियों के लिए जिन्होंने अभी तक जीवन साथी का चयन नहीं किया है। मैं आपको अभी बता सकता हूं, महान ड्रैगन एम्पर का अभी तक कोई द्वैत साधना साथी नहीं है। अगर कोई लड़की उनकी नज़र पकड़ने में सक्षम हो जाए तो क्या वो शाखा से उड़कर फीनिक्स नहीं बन जाएगी? हाँ। क्या आप में से किसी ने इन दिनों ध्यान नहीं दिया कि हमारी कई वरिष्ठ बहनें और कनिष्ठ बहनें महान ड्रैगन एम्पर के रहने की जगह पर बार बार आ रही हैं? सौभाग्य से महाप्रबंधक ने उन्हें एक अलग महल में रखा है, अन्यथा मुझे डर है कि उन्हें चैन की सांस लेने का भी अवसर नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के अंदर चर्चा और गपशप बहुत आयत में थी। युवा शिष्य छोटे बड़े समूहों में इकट्ठा होते और आदित्यनंद के बारे में लंबी चर्चा करते। विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन एम्पर एक सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति था जो कई शताब्दियों पहले ड्रैगन फीनिक्स पैलेस से उभरा था। ड्रैगन एम्पर और फीनिक्स एम्प्रेस के कारण ही ड्रैगन फीनिक्स पैलेस अपने चरम पर एक ऐसी शक्ति बन गया था जिसका कोई दूसरा नहीं था। दुर्भाग्य से कई वर्षों के बाद विरासत टूट गई और संप्रदाय धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गया। लेकिन आज ड्रैगन एम्पर की विरासत पुनः प्रकट हुई और हर कोई मानता था कि फीनिक्स एम्प्रेस की विरासत भी बहुत पीछे नहीं होगी। बेशक ये सब महान ड्रैगन एम्पर के इरादे पर निर्भर करता था। आखिरकार आजीवन साथी चुनना उन पर ही निर्भर था। महाप्रबंधक चंद्रपाल युद्ध के बाद के परिणामों से निपटने में कई दिनों तक व्यस्त रहे, जबकि वरिष्ठ शशांक वर्मा, जिन्होंने इतने उत्कृष्ट शिष्य को प्रशिक्षित करने का महान योगदान दिया, को सीधे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के महान वरिष्ठ के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, जो चंद्रपाल के बाद दूसरा सबसे अधिक अधिकार वाला व्यक्ति बन गया। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के केंद्र में एक विशाल शानदार महल जो उत्तम पत्थर से निर्मित था और सबसे उत्कृष्ट कालीनों और नक्काशियों से सजाया गया था। यह महल किसी प्रकार की आत्मा सरणी से सुसज्जित था जिसने इसके हॉलों के भीतर विश्व ऊर्जा आभा को अत्यंत समृद्ध बना दिया था। यह महल वो निवास था जहां महाप्रबंधक चंद्रपाल आमतौर पर रहते थे, लेकिन कुछ दिन पहले इसे आदित्यनंद को उनके नए घर के रूप में दे दिया गया था। बाहर ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के कई स्वामी अंधेरे में छिपे हुए थे। उनकी आभा सावधानी से छिपी हुई थी क्योंकि वे संरक्षक के रूप में सेवा कर रहे थे, महल के एक निश्चित दूरी के भीतर आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रख रहे थे। हालांकि महान ड्रैगन एम्पर ने पहले ही अविश्वसनीय शक्ति प्रदर्शित कर दी थी, फिर भी वे अभी केवल 16 वर्ष के लड़के थे,
इसलिए चंद्रपाल उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उनके किसी दुर्घटना का शिकार होने के डर से चंद्रपाल ने स्वाभाविक रूप से आदित्यनंद के निवास के आसपास कुछ सुरक्षा तैनात कर दी थी। महल के बाहर कुछ दसियों मीटर की दूरी पर युवा लड़कियों का एक बड़ा समूह शोर मचा रहा था। इनमें से प्रत्येक लड़की सुंदर पैदा हुई थी और विशेष रूप से पुरुष शिष्यों द्वारा द्वैत साधना साथी के रूप में चुनने के लिए ड्रैगन फीनिक्स पैलेस द्वारा लगन से पाली गई थी। कई दर्जन लड़कियां बाहर इधर उधर बिखरी हुई थी। उनमें से प्रत्येक सुंदरता की अलग अलग शैलियां प्रदर्शित कर रही थी, जिससे एक चकाचौंध और आकर्षक प्रदर्शन हो रहा था। आदित्यनंद महल की खिड़कियों में से एक के पास खड़ा था और इस दृश्य को बाहर घूर रहा था। अपनी कई सुंदर वरिष्ठ बहनों की ओर देख रहा था, जो पतले, अत्यधिक खुले हुए वस्त्र पहने हुए थी और उसकी ओर मोहक निगाहें डाल रही थी। 10,000 आकर्षणों का ये प्रदर्शन आदित्यनंद के हृदय को एक कोमल और मोहक स्पर्श की तरह उत्तेजित कर रहा था, जिससे उसकी नाड़ी तेज हो रही थी और उसका चेहरा चमकीले लाल रंग से भर गया था। वो दूर देखना चाहता था, लेकिन साथ ही ऐसा करने में अविश्वसनीय अनिच्छा महसूस कर रहा था, जिससे केवल उसकी असहायता बढ़ रही थी। कुछ देर तक घूरने के बाद आदित्यनंद ने किसी तरह खुद को आंखें बंद करने के लिए मजबूर किया, गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने के लिए अपने गोपनीय कला का संचालन किया। जवानी में कौन थोड़ा ढीला नहीं होता? अगर तुम उनमें से किसी एक को चाहते हो तो बस अपने उस महाप्रबंधक से कुछ शब्द कहो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए व्यवस्था करने में बहुत खुश होगा। अर्जुन ने अचानक पास की जेड चारपाई पर बैठे हुए बुलाया। आदित्यनंद चौंक गया और तुरंत शर्मिंदा हो गया। फिर से लाल होकर बोला, वरिष्ठ मजाक कर रहे हैं, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। तो तुम क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने मजाक करते हुए मुस्कुराया। आदित्यनंद ने ध्यान से सोचा और फिर उत्तर दिया, आज आदित्यनंद के पास जो कुछ भी है वह सब वरिष्ठ अर्जुन के आशीर्वाद के कारण है। मेरे पास वास्तव में ऐसा कौशल नहीं है। अगर वरिष्ठ खुद को छिपाने पर जोर न देते तो मैं तुरंत सब कुछ महाप्रबंधक को रिपोर्ट कर देता। वरिष्ठ बहनें और कनिष्ठ बहनें सब मुझसे बहुत उम्मीदें लेकर यहाँ आई हैं, इसलिए अगर मैं वास्तव में झूठे बहाने से उनमें से किसी एक को चुन लेता तो भविष्य में वे निश्चित रूप से निराश हो जाती। अभी मुझे जो करना चाहिए वह है मजबूत बनना, इतना मजबूत कि मेरा साथी बनने पर उनमें से कोई भी निराश न हो। तभी मैं गंभीरता से ऐसे मामलों पर विचार कर सकता हूं। इस बिंदु पर पहुंचकर आदित्यनंद असहज ढंग से अपना सिर खुजलाते हुए बोला, इसके अलावा मैं अभी भी छोटा हूं। गुरु ने कहा कि मैं अभी भी परिपक्व हो रहा हूं। लगातार ऐसी बातों के बारे में सोचना मेरे लिए अच्छा नहीं है। हा 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 हा, अर्जुन जोर से हंसे, थोड़ा सिर हिलाते हुए, बिल्कुल सही। तब तुम्हें मजबूत होने पर ध्यान देना चाहिए ताकि जब तुम्हें साथी मिले तो उसकी रक्षा करने की ताकत हो। अच्छा, जैसा वरिष्ठ ने कहा है। आदित्यनंद ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या वरिष्ठ की चोटें ठीक हो गई हैं? लगभग, अर्जुन ने बेपरवाही से जवाब दिया। वो कुछ दिनों से यहां ठीक हो रहे थे। अन्य किसी भी चीज की परवाह किए बिना प्राणेश अभी भी एक वास्तविक संत जगत स्वामी था, इसलिए उसके साथ युद्ध में अर्जुन को जो नुकसान हुआ था वह कम समय में ठीक नहीं हो सकता था। विशेष रूप से उनके पेट पर उस बड़े घाव में एक अद्भुत विनाशकारी शक्ति निहित थी। अर्जुन को घाव से बची हुई शीत ऊर्जा को तितर बितर करने में काफी समय लगा, इससे पहले कि वह उसे ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर पाते। आदित्यनंद अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि अर्जुन क्यों घायल हुए थे, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से वो लड़ाई के दौरान कभी नहीं दिखे थे। हालांकि सच्चाई ये थी कि प्राणेश से लड़ने वाला स्वर्ण ड्रैगन अर्जुन स्वयं ही था। सच्चे ड्रैगन एम्परर की विरासत प्राप्त करने के बाद अर्जुन अपने स्वर्ण ड्रैगन टैटू के भीतर निहित विशाल ऊर्जा का उपयोग करके ड्रैगन का रूप धारण करने में सक्षम हो गया था। यह अभी भी एक प्रकार का सत्य प्राण ऊर्जा परिवर्तन था, लेकिन यह बहुत ही वास्तविक था, अनिवार्य रूप से मांस और रक्त के राक्षस प्राणी से अलग नहीं था। चूंकि अर्जुन के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना पहली बार था, उन्होंने शुरू में खुद को बहुत बड़ा बना लिया था और तुरंत अनुकूल नहीं हो पाए थे, जिससे उन्हें प्राणेश के साथ अपनी लड़ाई के शुरुआती क्षणों में बहुत कुछ झेलना पड़ा। अगर अर्जुन फिर से इस विधि का उपयोग करते तो वे पहले की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाते। विशाल स्वर्ण ड्रैगन में बदलने के बाद उनकी ताकत और बचाव दोनों में काफी वृद्धि हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो अर्जुन ने अनुमान लगाया कि अगर वे किसी संत को हराना या मारना चाहते हैं तो उन्हें अपनी राक्षस परिवर्तन का उपयोग करना होगा। तीसरे क्रम का पालौकिक व्यक्ति प्रथम क्रम संत से केवल एक कदम दूर था, लेकिन अंततः यह संत जगत नहीं था। अर्जुन को प्राणेश के साथ अपनी लड़ाई से बहुत लाभ हुआ था। कम से कम उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी कि उनकी वर्तमान साधना के साथ किसी प्रथम क्रम संत को मारना कोई समस्या नहीं थी। जहां तक दूसरे क्रम के संतों की बात है, ऐसे विशेषज्ञ काफी दुर्लभ थे और अर्जुन वास्तव में लड़े बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। जब वे ठीक हो रहे थे, अर्जुन खूनी लड़ाई को याद कर रहे थे, अपनी गलतियों की जांच कर रहे थे और चुपचाप उनसे सीख रहे थे। वरिष्ठ, आदित्यनंद ने अचानक हकलाते हुए कहा, अब से मुझे क्या करना चाहिए? महाप्रबंधक और बाकी सभी वास्तव में मानते हैं कि मैं ड्रैगन एम्परर हूं। उन्हें ऐसा सोचने दो।
इस तरह तुम सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त कर सकते हो। मेरा मानना है कि तुम्हारी वर्तमान योग्यता के साथ तुम्हारे लिए शक्तिशाली बनना मुश्किल नहीं होगा। यह महाप्रबंधक और गुरु को धोखा देना मुझे काफी शर्मिंदा करता है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, अर्जुन ने भुएं चढ़ाई। जब समय आएगा मैं व्यक्तिगत रूप से सब कुछ समझा दूंगा। अभी तुम्हें बस लगन से साधना करने की जरूरत है। अच्छा, अर्जुन का वादा पाकर आदित्यनंद ने राहत की सांस ली। अगर असली ड्रैगन एम्परर सामने आकर समझाए तो संभवतः महाप्रबंधक और उसके गुरु उसे दोष नहीं देंगे, है ना? हाँ, अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है तो ज्यादा समय नहीं बीतने वाला है कि तुम्हारा महाप्रबंधक तुम्हें एक फीनिक्स एम्प्रेस चुनने के लिए दबाव डालना शुरू कर देगा। ड्रैगन एम्परर और फीनिक्स एम्प्रेस का फिर से उभरना न केवल चंद्रपाल की बल्कि ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के सभी पूर्वजों की सबसे बड़ी इच्छा थी। अब जब ड्रैगन एम्परर प्रकट हो गया था, चंद्रपाल स्वाभाविक रूप से फीनिक्स एम्प्रेस के जल्दी प्रकट होने की उम्मीद करेगा। केवल जब दोनों प्रकट होंगे तब ड्रैगन फीनिक्स पैलेस वास्तव में पूर्ण होगा। चंद्रपाल ने युवा लड़कियों को यहां आने से रोका नहीं था, शायद ये सोचकर कि सबसे अच्छा होगा यदि उनमें से कोई एक आदित्यनंद का पक्ष जीत सके। अर्जुन की बात सुनकर आदित्यनंद फिर से घबरा गया। मैं क्या करूं? अर्जुन मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसे और बस बोले, बस उन सभी को अस्वीकार कर दो। अब तुम ड्रैगन एम्परर हो, चंद्रपाल तुम्हारी राय को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। बस उसे बताओ कि तुम अभी साधना पर ध्यान देना चाहते हो। अच्छा विचार है, आदित्यनंद ने सिर हिलाया। जब तक वो एकांत साधना में प्रवेश कर जाएगा और कुछ वर्षों तक बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो वास्तव में इतना शक्तिशाली बन सकता है कि उसे शर्मिंदा होने की जरूरत न रहे। मुझे तुम्हारे फीनिक्स घोंसले को देखने की जरूरत है, मुझे वहां ले चलो, अर्जुन ने तब कहा। अच्छा, लेकिन महाप्रबंधक निश्चित रूप से मुझे अकेले नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, अर्जुन मुस्कुराए। आदित्यनंद ने अब और कुछ नहीं कहा और जल्दी से व्यवस्था करने के लिए बाहर चला गया। फीनिक्स का घोंसला। फीनिक्स नेस्ट ड्रैगन घाटी से ज्यादा दूर नहीं था और अर्जुन उत्सुक था कि वह कैसा दिखता होगा। लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि यह वास्तव में सिर्फ एक जंगल था। ऊपर से देखने पर यह जंगल स्वयं एक विशाल उड़ते हुए फीनिक्स के आकार में प्रतीत होता था। जंगल पूरी तरह से एक ही प्रजाति के प्राचीन वृक्षों से बना था जो अनगिनत शताब्दियों के बाद विशाल ऊंचाई तक बढ़ गए थे। फीनिक्स नेस्ट ड्रैगन घाटी से इस मामले में बहुत अलग था कि बाद वाला सिर्फ ड्रैगन सम्राट के लिए ही पहुंच योग्य था, कोई और प्रवेश भी नहीं कर सकता था। एक बार कोई बाहरी व्यक्ति पास आने की कोशिश करता तो उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा धकेल दिया जाता। दूसरी ओर फीनिक्स नेस्ट ने कई वर्षों से किसी भी प्रकार की असामान्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। ऐसा लगता था मानो ये सिर्फ एक साधारण जंगल हो। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के कई शिष्य तो यहां रोमांटिक मुलाकातों के लिए भी आते थे। हालांकि ड्रैगन सम्राट के पुनः प्रकट होने के बाद चंद्रपाल ने फीनिक्स नेस्ट को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया था और किसी को भी पास आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब आदित्यनंद ने चंद्रपाल को फीनिक्स नेस्ट जाने की इच्छा के बारे में बताया तो उत्तरार्ध बहुत खुशी से सहमत हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि आदित्यनंद फीनिक्स साम्राज्य की वापसी की तैयारी कर रहा था। इस प्रकार चंद्रपाल ने तुरंत आदित्यनंद को फीनिक्स नेस्ट तक पहुंचाने के लिए कई मास्टर्स को भेज दिया। जंगल के किनारे पर पहुंचकर आदित्यनंद ने एक बहाना बनाया और अपने पालौकिक क्षेत्र ट्रांसेंडेंट रियल्म के अंगरक्षकों को बाहर इंतजार करने को कहा, इससे पहले कि वह अकेले फीनिक्स नेस्ट में प्रवेश करता। आदित्यनंद की स्थिति अब पूरी तरह से अलग थी, इसलिए इन पालौकिक क्षेत्र के मास्टर्स ने उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी उन लोगों में से थे जिन्होंने प्राणेश की मृत्यु देखी थी, इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि ड्रैगन सम्राट के पास किस प्रकार की शक्ति थी और स्वाभाविक रूप से आदित्यनंद की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं थे। जंगल में कुछ देर चलने के बाद एक आकृति चमकी और अर्जुन आदित्यनंद के बगल में प्रकट हुआ। ये फीनिक्स नेस्ट है? अर्जुन ने चारों ओर नजर घुमाते हुए उत्सुकता से पूछा। हाँ, आदित्यनंद ने सिर हिलाया। फीनिक्स नेस्ट के विवरण का तेजी से वर्णन किया। अर्जुन ने ध्यान से सुना, कुछ भी नहीं कहा, बस एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता रहा। अर्जुन ने महसूस किया कि इस फीनिक्स नेस्ट में कुछ ऐसा था जो उसे बुला रहा था, जिससे उसकी पीठ पर स्वर्ण ड्रैगन टैटू अधिक सक्रिय हो गया और उसे एक अजीब सा झुंझुनी सनसनी दी। जो कुछ भी वो जानता था उसे बताने के बाद आदित्यनंद चुपचाप अर्जुन के पीछे चलता रहा। काफी देर तक चलने के बाद दोनों अचानक जंगल से बाहर निकले और अपने सामने एक छोटी सी झील देखी। ये झील साफ चमकदार पानी से भरी हुई थी, लेकिन इसकी गहराई में बहुत दूर तक देखना असंभव था। इसके तल का पता लगाना तो दूर की बात थी। झील एक अजीब और रहस्यमय शक्ति से ढकी हुई प्रतीत होती थी। किनारे पर खड़े होकर नीचे देखते हुए अर्जुन मुश्किल से अपनी भौं नहीं उठा सका। उसने पाया कि इस झील में एक प्रकार का धुंधला प्रतिबिंब था, एक भव्य फीनिक्स का। यह वास्तविक और भ्रमपूर्ण दोनों लग रहा था। यह फीनिक्स झील है। इसका नाम एक अकथनीय प्रतिबिंब के कारण पड़ा है जो एक फीनिक्स प्रतीत होता है। हालांकि
पिछले कई वर्षों में कई लोगों ने इसकी गहराई में गोता लगाया और जांच की, फिर भी किसी को भी कुछ खास नहीं मिला। आदित्यनंद ने सहज भाव से समझाया। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। अर्जुन जानता था कि कुछ रहस्यमय स्थान केवल तभी प्रतिक्रिया करते हैं जब कोई विशिष्ट व्यक्ति प्रकट होता है। उस विशेष व्यक्ति को छोड़कर कोई भी कुछ भी खोजने में सक्षम नहीं होगा, भले ही उसके पास अविश्वसनीय ताकत हो। झील के किनारे पर खड़े होकर अर्जुन की पीठ पर स्वर्ण ड्रैगन टैटू और भी तेजी से तैरने लगा, और यहां तक कि ऐसा एहसास हुआ मानो ये किसी भी क्षण बाहर निकल जाएगा। धीरे से एक सांस लेते हुए अर्जुन ने अब इसे दबाना बंद कर दिया। एक क्षण बाद एक महान ड्रैगन की दहाड़ के साथ स्वर्ण ड्रैगन टैटू अर्जुन की पीठ से कूदा और प्रकट हुआ। हालांकि वर्तमान स्वर्ण ड्रैगन उस दिन प्राणेश के सामने प्रकट हुए से काफी अलग था। वर्तमान स्वर्ण ड्रैगन की लंबाई सिर्फ 5 मीटर थी। अर्जुन के शरीर से बाहर निकलने के बाद यह हवा में कुछ चक्कर लगाया और फीनिक्स झील की ओर डूब गया। झील की सतह एक पल के लिए लहराई और फिर स्वर्ण ड्रैगन गायब हो गया। आदित्यनंद इस दृश्य को ध्यान से देखते हुए उत्साहित था। पूरे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस में केवल वही अर्जुन ड्रैगन सम्राट के रहस्य से अवगत था। इसके अलावा केवल उसी को ड्रैगन सम्राट द्वारा स्वयं प्रशिक्षित किया जा रहा था। ये कुछ ऐसा था जिस पर उसे स्वाभाविक रूप से गर्व था। अब वो फीनिक्स साम्राज्य की विरासत के प्रकट होने का साक्षी बनने वाला था। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के शिष्य के रूप में आदित्यनंद कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था। फीनिक्स झील में स्वर्ण ड्रैगन के गायब होने के कुछ समय बाद पानी बेचैन हो गया, मानो इसकी गहराई से कोई महान ऊर्जा उठ रही हो। जैसे जैसे लहरें फैली, फीनिक्स झील में फीनिक्स की छवि मुड़ने लगी और विकृत हो गई। यदि कोई दूर से देखे तो ऐसा लगेगा मानो ये ब्रह्मपूर्ण फीनिक्स छवि वास्तव में झील के तल से ऊपर की ओर उड़ान भर रही हो। प्रकाश का एक छोटा सा कण अचानक उड़कर आया और फीनिक्स झील में डूब गया। पहले के बाद दूसरा आया, फिर तीसरा। जल्द ही सैकड़ों, हजारों, दसियों हजार ये कण उड़कर आने लगे, जिनमें से प्रत्येक में एक रहस्यमय लेकिन गहन शक्ति समाहित थी। अर्जुन और आदित्यनंद इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। दोनों जल्दी से चारों ओर देखने लगे, यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये कण कहां से आ रहे थे। दोनों को जल्द ही पता चला कि प्रकाश के ये कण वास्तव में उन पेड़ों से उड़कर आ रहे थे जिनसे फीनिक्स नेस्ट बना था। हालांकि जब वे यहां आए थे तब अर्जुन को इन पेड़ों के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं लगा था, इसलिए यह विकास उसके लिए भी काफी चौंकाने वाला था। पूरे फीनिक्स नेस्ट में असंख्य प्रकाश के कण निकल रहे थे, ठीक जुगनुओं के झुंड की तरह। ये कण जंगल से बाहर निकले और जल्दी से फीनिक्स झील की ओर इकट्ठा होने लगे। फीनिक्स नेस्ट के बाहर इंतजार कर रहे पालौकिक क्षेत्र के मास्टर्स ने भी इस दृश्य को चौंकी हुई और उत्साहित आंखों से देखा। यहां तक कि चंद्रपाल, जो ड्रैगन फीनिक्स पैलेस में विभिन्न मामलों को संभालने में व्यस्त था, इस घटना को देखने पर तुरंत फीनिक्स नेस्ट की दिशा में देखने लगा। ड्रैगन सम्राट पुनः प्रकट हो गया था और अब फीनिक्स नेस्ट ने भी उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाना शुरू कर दिया था। स्पष्ट रूप से फीनिक्स साम्राज्य भी जल्द ही प्रकट होगी। वो जो मामले संभाल रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए चंद्रपाल ने तुरंत उन्हें छोड़ दिया और फीनिक्स नेस्ट की दिशा में उड़ान भरी। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस में अन्य मास्टर्स में से किसी का भी मन अपने काम पर लगाने का नहीं था। जब इतनी महत्वपूर्ण घटना अचानक हो रही थी, वे सभी तेजी से महल मास्टर चंद्रपाल का पीछा करते हुए फीनिक्स नेस्ट की ओर चले गए ताकि वे फीनिक्स साम्राज्य की विरासत के पुनः प्रकट होने का साक्षी बन सकें। फीनिक्स झील के किनारे अर्जुन शांति से प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि आदित्यनंद उन चमकते कणों को देखता रहा जैसे वे झील में गिरते थे। ऐसा लगा मानो वो किसी परिलोक में खुद को पा रहा हो, बाहर निकलने में असमर्थ। झील के किनारे बैठे आदित्यनंद ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आसपास के क्षेत्र की ऊर्जा में जबरदस्त बदलाव आया था। झील की गहराई से शक्तिशाली भव्यता की एक मजबूत भावना नाड़ी कर रही थी और यह हर सांस के साथ मजबूत हो रही थी। लंबे लेकिन छोटे से समय के बाद सभी भटकते कण फीनिक्स झील में डूब गए। उस क्षण झील में धुंधली फीनिक्स छवि जीवित हो गई और इसके पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे। अचानक झील फटने लगी और पानी आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़ा। पानी के भारी छूंटों के बीच एक स्वर्ण ड्रैगन और एक नीली बर्फीली फीनिक्स एक साथ प्रकट हुए। एक गर्जन भरी ड्रैगन की दहाड़ और तीखी फीनिक्स की चीख आकाश में गूंज उठी। पहली गूंजदार, दूसरी भेदक, दोनों ध्वनियां मिलकर अनंत तक फैलती प्रतीत हुई। अर्जुन ने अपने सामने के भव्य दृश्य को देखते हुए मुस्कुराया। किंवदंती में वास्तविक ड्रैगन के समान फीनिक्स मॉन्स्टर रेस, राक्षस जाति का एक अन्य सम्राट था, एक सर्वोच्च अस्तित्व जो 9वें क्रम निंथ ऑर्डर तक पहुंचने में सक्षम था। इस क्षण ड्रैगन और फीनिक्स का चमकदार दृश्य प्रदर्शित हो रहा था। स्वर्ण ड्रैगन खुशी से आकाश में तैर रहा था, जबकि बर्फीली फीनिक्स शांति से झील के ऊपर तैर रही थी। इसकी चमकदार आंखों में एक बुद्धिमान प्रकाश प्रकट हो रहा था, अर्जुन को देखते हुए, उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करती हुई। एक क्षण बाद बर्फीली फीनिक्स ने संतुष्टि के स्वर में हल्के से चीख लगाई।
इस चीख के बाद बर्फीली फीनिक्स अचानक कांपी और इसका शरीर प्रकाश के 10 लाख कणों में बदल गया जो इधर उधर बिखर गए और जल्दी गायब हो गए। फीनिक्स झील एक बार फिर शांत हो गई और स्वर्ण ड्रैगन वापस उड़कर अर्जुन के शरीर में लौट आया। अर्जुन ने उस क्षण आंखें बंद कर ली और चिंतन और प्रतिबिंब की स्थिति में डूब गया। यहाँ की विरासत सुवर्णा की थी, लेकिन वह वर्तमान में आइस सैक्ट हिमखंड में थी। उसे अपने से मिलने से पहले उसे यहाँ लाना होगा ताकि वह जो उसका है उसे प्राप्त कर सके। अर्जुन को हिलता न देख आदित्यनंद भी शांति से प्रतीक्षा करता रहा, उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली और कहा, आदित्यनंद, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। आदित्यनंद ने तुरंत गंभीर मुद्रा धारण कर ली और उत्तर दिया, कृपया बोलिए वरिष्ठ अर्जुन। सुनिश्चित करो कि तुम्हारा ड्रैगन फीनिक्स पैलेस इस फीनिक्स नेस्ट की सावधानीपूर्वक देखभाल करे। कृपया निश्चिंत रहें वरिष्ठ अर्जुन, आदित्यनंद निश्चित रूप से इस स्थान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। हाँ। आदित्यनंद अचानक मुस्कुराया और पूछा, क्या वरिष्ठ को पहले से ही इस विरासत के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल गया है? अर्जुन ने उसे चौंकते हुए देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता? वरिष्ठ की आभा अभी बहुत कोमल हो गई थी, मानो आप किसी प्रियजन के बारे में सोच रहे हों। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह व्यक्ति वरिष्ठ का जीवन साथी होना चाहिए। छोटे बच्चे, तुम्हारी नजर अच्छी है। अर्जुन एक पल के लिए हंसा, फिर सिर हिलाया, अच्छा, यहाँ के मामले निपट गए हैं, इसलिए मुझे चलना चाहिए। वरिष्ठ, आप जा रहे हैं? आदित्यनंद मुश्किल से अनिच्छा की झलक दिखा सका। उसकी आज की उपलब्धियां पूरी तरह से अर्जुन की बदौलत थीं। अगर उसे 2 साल पहले यह अवसर नहीं मिला होता तो आदित्यनंद ने सोचा कि वह अधिक से अधिक एक अमर उत्थान क्षेत्र प्रथम चरण इमोर्टल एसेंशन बाउंड्री फर्स्ट स्टेज का साधक होता, संभवतः उससे भी कमजोर, और उसकी योग्यता अब जितनी अच्छी है उसके पास भी नहीं होती। आदित्यनंद की मूल योग्यता के साथ यदि वह अपने पूरे जीवन भर कठिन परिश्रम करता तो उसकी सीमा शायद पालौकिक क्षेत्र ट्रांसेंडेंट रियल्म ही होती। लेकिन अब वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह संत क्षेत्र सेंट रियल्म में प्रवेश करने के लिए सिर्फ समय की बात थी। इतना महान सौभाग्य अर्जुन ने उसे प्रदान किया था, जिससे आदित्यनंद सदैव आभारी रहा। हाँ, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मुझे कई चीजें देखनी हैं। चिंता मत करो, हम भविष्य में फिर मिलेंगे, अर्जुन ने उत्तर दिया। हाँ, तब वरिष्ठ का ध्यान रखना होगा। अगली बार जब हम मिलेंगे, आदित्यनंद आपकी अपेक्षाओं को निराश नहीं करेगा। आदित्यनंद ने ईमानदारी से कहा, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी बांधी। शिष्य वरिष्ठ की देखभाल और प्रशिक्षण पर शर्मिंदा न होने के लिए दोगुना प्रयास करेगा। अर्जुन मुश्किल से मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा और बस चमक गया, अगले ही पल गायब हो गया। अर्जुन के प्रस्थान की दिशा में देखते हुए आदित्यनंद ने निराश होकर आह भरी और फिर मुड़कर चल दिया। फीनिक्स नेस्ट से बाहर निकलने के बाद आदित्यनंद अपने सामने के दृश्य को देखकर हैरान रह गया। संप्रदाय के सभी मास्टर्स यहां इकट्ठे हो गए थे और महल मास्टर चंद्रपाल के साथ खड़े थे, आदित्यनंद का इंतजार कर रहे थे। अंदर से आदित्यनंद को बाहर आते देखकर उन सभी के चेहरे पर उत्सुकता और अपेक्षा के भाव उभर आए। महल मास्टर, आदित्यनंद ने अपनी मुट्ठी बांधी। चंद्रपाल ने जल्दी से वापस अभिवादन किया और फिर झिझकते हुए पूछा, प्रभु ड्रैगन सम्राट, क्या फीनिक्स साम्राज्य की विरासत प्रकट होने लगी है? फीनिक्स नेस्ट के अंदर की गतिविधियां उन सभी ने देखी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहां के मास्टर्स अटकलें लगाने लगे थे। आदित्यनंद ने खुद को संभाला और उत्तर दिया, हाँ, कुछ हद तक। तुम्हारा मतलब है? चंद्रपाल बहुत खुश हुआ। ओह! आदित्यनंद एक पल के लिए हकलाया, फिर उसके दिमाग में एक विचार कौड़ा और उसने जल्दी से कहा, संप्रदाय में कोई भी शिष्य फीनिक्स साम्राज्य की विरासत प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा इसे किसी द्वारा स्वीकार किए जाने का समय अभी नहीं आया है। चंद्रपाल अचानक निराश हो गया। अगले ही क्षण चिंतित होकर पूछा, हमें कब तक इंतजार करना होगा? आदित्यनंद ने सिर हिलाया, यह भाग्य का मामला है, केवल स्वर्ग ही जानता है। यहां तक कि मैं भी नहीं कह सकता। उसके उत्तर की अस्पष्टता ने आदित्यनंद को कुछ असहज महसूस कराया, लेकिन चारों ओर देखने पर उसने देखा कि संप्रदाय के सभी बड़े बुजुर्ग वास्तव में विचारशील अभिव्यक्ति पहने हुए थे, हल्के से सिर हिला रहे थे, मानो उन्हें लगता हो कि उसका बनाया हुआ बयान समझ में आता है। चुपके से राहत की सांस लेते हुए आदित्यनंद ने आराम किया और घोषणा की, मुझे ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। आपको फीनिक्स साम्राज्य के मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उचित समय आने पर प्रकट हो जाएगी। हाँ, चंद्रपाल ने जल्दी से सिर हिलाया, ठीक है प्रभु ड्रैगन सम्राट, हम फ्रोजन नदर कैवन हेवन हिमाच्छादित गुफा स्वर्ग का क्या करें? कृपया हमें अपना निर्णय दें। महल मास्टर जैसा उचित समझे वैसा करें, आदित्यनंद ने कड़वे मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। वह इतने महत्वपूर्ण मामलों के बारे में निर्णय कैसे कर सकता था? ये सुनकर चंद्रपाल ने अब कुछ नहीं पूछा और बस आदित्यनंद और अन्य बड़े बुजुर्गों के साथ ड्रैगन फीनिक्स पैलेस लौट आया। फिर सर्वोत्तम प्रशिक्षण सामग्री और संसाधन तैयार किए और
ड्रैगन सम्राट के ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक एकांत क्षेत्र की व्यवस्था की। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ रहा था, हवा की तरह तेज और बिजली की तरह चपल। वो प्रसिद्ध पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा था कि सीधे आइस सेक्ट जाकर सुवर्णा को ढूंढे और उसे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस ले जाए ताकि वह फीनिक्स एम्प्रेस की विरासत प्राप्त कर सके, लेकिन फिर उसने विचार बदल दिया। अगर सुवर्णा अभी भी जमे हुए अवस्था में ध्यानमग्न थी तो अभी उसे देखने जाना व्यर्थ होगा। इसके अलावा वह कई सालों से सोआरिंग हेवन सेक्ट वापस नहीं गया था। वास्तव में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में अपने मार्शल अंकल और मार्शल आंटी से अलग हुए उसे 5-6 साल हो चुके थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे सोआरिंग हेवन सेक्ट वापस जाना चाहिए ताकि वह अपने मार्शल सेनियर्स और एंस्ट्रल फाउंडर चंदन को बता सके कि वो सुरक्षित है। हालांकि वो तोंग जुआन रियल में कई सालों से था, अर्जुन को अभी भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली थी जहां वो पूरी तरह से अपनापन महसूस कर सके। उसके लिए सोआरिंग हेवन सेक्ट भी सिर्फ वो सेक्ट थी जिसे हाई हेवन पैविलियन के एंस्ट्रल फाउंडर ने बनाया था। उसके मार्शल अंकल और मार्शल आंटी निस्संदेह उसके प्रति बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी अर्जुन को सोआरिंग हेवन सेक्ट के प्रति वह आत्मीयता महसूस नहीं होती थी जो उसे हाई हेवन पैविलियन के प्रति थी। इस दुनिया के लिए वो बस एक मेहमान था। सेंट्रल कैपिटल और हाई हेवन पैविलियन उसकी जड़ें थी। ऐसे विचार उसके मन में आते ही अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि उसके दोस्त और परिवार वाले वहां कैसे हो रहे होंगे। उनके चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे जब वह आगे बढ़ता रहा। जब उसने सेंट्रल कैपिटल छोड़ा था तो अर्जुन ने सभी से कहा था कि जब समय सही होगा वो वापस आएगा और उन्हें इस नई दुनिया में ले आएगा। लेकिन अब सोचने पर उसके शब्द थोड़े बेजिम्मेदाराना लगे। फिलहाल उसे ये भी नहीं पता था कि उस दुनिया में वापस कैसे जाया जाए। हालांकि वह अब स्पेस को चीर सकता था, लेकिन अर्जुन सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर तक ही यात्रा कर पाता था और इस विधि को 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती थी। यह विधि सिर्फ आपात स्थितियों में या खतरे से बचने के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसे याद आया कि चंदन और वाटर स्पिरिट टेम्पल की सानिया दोनों ही उस तरफ जाने का रास्ता ढूंढ चुके थे। शायद अगर वो उनसे सलाह ले तो वह भी घर वापसी का रास्ता ढूंढ सकता था। हालांकि उससे पहले अर्जुन को लगा कि उसे पहले अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ानी चाहिए और दूसरा एक ऐसी शक्ति स्थापित करनी चाहिए जिस पर उसका नियंत्रण हो। वरना अगर वह अपने दोस्तों और परिवार को यहां ले आया तो भी उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाएगा। एंशियंट डायमंड क्लान एक अच्छा विकल्प था। 9 हेवंस होली लैंड भी एक ठीक विकल्प था। जहां तक ड्रैगन फीनिक्स पैलेस की बात थी, अर्जुन अभी उनके बारे में नहीं सोच रहा था। उसे पहले सुवर्णा से फिर से मिलना होगा, तभी वो उनके बारे में कोई निर्णय ले पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां इतने सारे लोगों को रखा जा सके। समय अनजाने में बीतता गया और अर्जुन ने कई दसियों हजार किलोमीटर पार कर लिए। अब जब वह अपने विंड एंड थंडर विंग्स फैलाता और 9 हेवंस डिवाइन स्किल फ्लिकरिंग हेवनली शैडो का उपयोग करता तो उसकी गति केवल बिजली की तरह तेज कही जा सकती थी। रास्ते में अर्जुन कुछ शहरों में रुककर दिशा पूछता रहा और आधे महीने बाद उसने क्षितिज पर अनंत हिम पर्वत श्रृंखला देखी और हवा में एक परिचित ठंडक महसूस की। वो लगभग वहां पहुंच चुका था। सोआरिंग हेवन सेक्ट हिम पर्वत श्रृंखला से करीब 1000 किलोमीटर दूर स्थित था। 2 दिन बाद अर्जुन अंततः सोआरिंग हेवन सेक्ट वापस पहुंच गया। 100 पीक स्पिरिट एरे से घिरी पहाड़ी घाटी के बीच अर्जुन ने कुछ कल्टीवेटर्स की गतिविधियों के निशान देखे। मुस्कुराते हुए अर्जुन सीधे एक पहाड़ी की ओर उड़ चला। पहाड़ के बीचों बीच जहां एक साफ नदी बह रही थी, अर्जुन हल्के से एक छोटी गुफा के पास उतरा। सेरेन रिस्प्लेंडेंट पीक, यह वह पहाड़ी थी जो उसकी इंद्रावती मार्शल आंटी की थी और वही वह जगह थी जहां अर्जुन रहता था। गुफा में प्रवेश करते हुए अर्जुन पहाड़ के अंदर की ओर उतरा। कई मोड़ लेने के बाद जब वह अभी तक रहने की जगह तक नहीं पहुंचा था, तभी उसे शराब की तेज गंध आई। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया और उसने आह भरते हुए सोचा कि उसकी इंद्रावती मार्शल आंटी हमेशा की तरह शराब की आदी थी। हालांकि इतनी तेज गंध के साथ अर्जुन ने सोचा कि उसने कितना पी रखा होगा। कुछ ही पल बाद अर्जुन रहने की जगह में पहुंचा जब अचानक पास में एक जोरदार धमाका हुआ और एक पानी का पर्दा उसके चारों ओर लिपट गया। इस पानी के पर्दे में इतनी तेज शराब की गंध थी कि जब अर्जुन ने अनजाने में सांस ली तो उसे चक्कर सा आ गया। जल्दी से अपनी ट्रू की को सक्रिय करते हुए अर्जुन ने शीघ्र ही नशे की अवस्था से उबर लिया। पानी के पर्दे के पीछे से एक सुंदर हाथ बाहर निकला और सटीकता से अर्जुन के कंधे को पकड़ लिया। अर्जुन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और बस उस सुंदर हाथ को अपने कंधे पर पकड़ने दिया। अपना हाथ हिलाकर सामने के पानी के पर्दे को काट दिया और मुस्कुराते हुए देखा, इंद्रावती मार्शल आंटी। इस आवाज को सुनकर पानी के पर्दे के पीछे वाला व्यक्ति चौंक गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। 4 आंखें अचानक मिल गईं। उसकी सुंदर आंखों में आश्चर्य की एक गहरी भावना थी, जबकि उसका नशीला चेहरा एक अलग तरह की चमक बिखेर रहा था।
दूसरी ओर अर्जुन की मुस्कान अचानक सख्त हो गई और उसने जल्दी से अपनी नजर हटा ली। उसने तुरंत देख लिया था कि उसकी इंद्रावती मार्शल आंटी अभी अभी नहा रही थी और उसके अचानक आ जाने से घबराकर उसने अपने आकर्षक गीले शरीर पर सिर्फ एक पतली चोगा लपेट रखा था। अभी भी वो एक हाथ से इस चोगे को पकड़े हुए थी ताकि वह उसके गीले शरीर से न गिरे, जबकि दूसरे हाथ से वह अर्जुन के कंधे को पकड़े हुए थी। उसकी दो लंबी पतली टांगें पूरी तरह से खुली हुई थी, जबकि उसके भरे हुए उरोजों के बीच की गहरी घाटी हल्के से चमक रही थी और उसके लंबे गीले बाल उसके सुगंधित कंधों पर बिखरे हुए थे, एक मनमोहक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे थे। अर्जुन ने यह भी सोचा कि उसने पतले चोगे के माध्यम से दो नाजुक चेरी रंग के पंखुड़ियों को देखा था। ऐसा लगता था कि उसने आने का सबसे खराब समय चुन लिया था। अर्जुन ने खुद से असहज होकर सोचा, आमतौर पर सेरेन रिस्प्लेंडेंट पीक पर कोई नहीं आता था। यहां तक कि नीलदीप और अन्य भी इंद्रावती को पहले बताए बिना नहीं आते थे, बिल्कुल अर्जुन की तरह नहीं जो बिना कुछ कहे अंदर चला आया था। मैं सोच रही थी कि इतनी हिम्मत किसमें है कि मेरे घर में बिना बुलाए आ जाए। पता चला कि तुम हो, छोटे दुष्ट। इंद्रावती ने मायनेपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, न केवल अर्जुन को छोड़ा बल्कि उसे अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया और मजाकिया स्वर में कहा, छोटे मार्शल भतीजे, इतने सालों तक गायब रहने के बाद वापस आते ही पहला काम ये करते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े अनुचित व्यवहार कर रहे हो? अपनी पीठ पर एक अद्भुत लचक और अपने कंधे के पास दो थोड़े उभरे हुए उभारों को महसूस करते हुए अर्जुन ने जल्दी से इंद्रावती की बांह को थपथपाया और कराते हुए कहा, इंद्रावती मार्शल आंटी, क्या आप पहले मुझे छोड़ सकती हैं? मार्शल आंटी को कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी मार्शल आंटी तुम्हें खा जाएगी? इंद्रावती ने मजाक जारी रखा, अर्जुन को और जोर से पकड़ते हुए अपने अद्भुत संपत्ति को उसकी पीठ पर और दबाते हुए उसके कान के पास गर्म सांसें छोड़ती रही। मार्शल आंटी मजाक कर रही हैं, अर्जुन ने दयनीय स्वर में कहा, अपने कान के निचले हिस्से से एक सुन्नता महसूस करते हुए और अपने शरीर को कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं से रोकने में असमर्थ होते हुए। इसे भांपते हुए इंद्रावती ने एक फुफकार निकाली और आखिरकार अर्जुन को छोड़ दिया। अपनी सुंदर आंखों से उसे घूरते हुए दांत पीसते हुए शिकायत की, छोटे दुष्ट, क्या बाहर मस्ती करके खुश हो और अब घर वापस आने की याद आई? अर्जुन जल्दी से पास के एक पत्थर के बेंच पर बैठ गया और अपने लिए एक गिलास पानी डालकर शांति से पीने का नाटक करते हुए अपनी नजरें कहीं और टिका दी। इंद्रावती मार्शल आंटी, क्या आप पहले उचित कपड़े पहन सकती हैं और फिर बात करेंगे? आपको इस तरह देखकर मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। छोटे बदमाश, तुम्हारी मार्शल आंटी को देखकर भी तुम्हारी ऐसी प्रतिक्रिया होती है? इंद्रावती का चेहरा लाल हो गया और उसने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम वहीं बैठे रहो और मेरे तैयार होने का इंतजार करो। अगर तुमने उस जगह से एक कदम भी हिलाया तो मैं तुम्हारी कसम खाती हूं कि तुम्हें दुनिया के छोर तक पीटती फिरूंगी। ऐसा कहते हुए उसका कोमल शरीर झिलमिलाया और गायब हो गया। अर्जुन ने आखिरकार राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर असहायता का भाव था। उसकी इंद्रावती मार्शल आंटी में वास्तव में एक मार्शल आंटी जैसी गरिमा नहीं थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद इंद्रावती फिर से बाहर आए, इस बार पूरी तरह से, हालांकि बिना सलीके के कपड़े पहने हुए। उसकी सुंदर आंखों में एक चमक थी जब वो मुस्कुराते हुए अर्जुन के सामने बैठ गई और उसे ध्यान से देखने लगी। ही मार्शल आंटी, कई सालों बाद आपको देखकर लगता है कि आप और भी सुंदर हो गई हैं। पहले मुझे ठीक से देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब देख रहा हूं तो स्पष्ट है कि आप पहले से भी ज्यादा जवान और खिली हुई लग रही हैं, बिल्कुल अपनी प्राइम में एक युवती की तरह। गंदे बच्चे, यह मत सोचो कि कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम अपनी मार्शल आंटी को खुश कर दोगे। इंद्रावती ने झट से कहा, कई सालों से दबा हुआ गुस्सा और निराशा पिघलते हुए। पिछले कुछ सालों में वह बार बार अर्जुन के बारे में पूछताछ और जांच करती रही थी, लेकिन कभी भी कुछ पता नहीं चल पाया था। स्वाभाविक रूप से इससे उसे बहुत चिंता हुई। आखिरकार अर्जुन एक दूरदराज के गांव से था और उसकी ताकत भी बहुत अधिक नहीं थी। जब वो उसे आखिरी बार फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में मिली थी तो उसकी सिर्फ पीक इमोर्टल एसेंशन बाउंड्री की कल्टीवेशन थी। इंद्रावती उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित क्यों न होती? न केवल वह बल्कि उसके तीनों मार्शल अंकल भी उसकी चिंता करते थे। उनमें से हर एक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि अगर अर्जुन सुरक्षित वापस आया तो वे उसे अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। हालांकि अर्जुन को फिर से देखकर इंद्रावती किसी तरह गुस्सा नहीं हो पाई और बस उसे लगा जैसे उसके सीने से एक बड़ा पत्थर हट गया हो। अपने उद्दंड मार्शल भतीजे को कुछ देर देखने के बाद इंद्रावती का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने जल्दी से अपनी डिवाइन सेंस को छोड़ा। अर्जुन को जांचते हुए उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया और वह अपना मुंह ढकते हुए चिल्ला उठी, छोटे मार्शल भतीजे, तुम्हारी वर्तमान कल्टीवेशन क्या है? हालांकि वह पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट। तुम सच में थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट हो? इंद्रावती उछलकर अर्जुन के पास आ गई, उसकी कलाई पकड़कर अपनी ट्रू की और डिवाइन सेंस की एक धागा उसके शरीर में भेजकर उसे विस्तार से जांचने लगी।
जब वो उसे जांच रही थी तो उसने घबराहट से पूछा, तुमने कोई वर्जित सीक्रेट आर्ट तो नहीं सीख ली है? अर्जुन हंसते हुए हिला और मना किया, नहीं। और ऐसी सीक्रेट आर्ट सिर्फ शुरुआती स्तरों पर ही तेजी से प्रगति करने में मदद करती हैं। ट्रांसेंडेंट रियल में वे कैसे मदद कर सकती हैं? उसकी बात सुनकर इंद्रावती ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताई। वर्जित सीक्रेट आर्ट्स वे होती हैं जो प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध जाती हैं और हेवनली वे के खिलाफ होती हैं। इस दुनिया में वास्तव में ऐसी कई सीक्रेट आर्ट्स हैं और शक्ति के अंधे हो चुके कल्टीवेटर्स अक्सर उन्हें सीखना चुनते हैं, जिससे वे शुरुआत में तेजी से बढ़ते हैं। हालांकि जितना ऊंचा रियल्म वे प्राप्त करते हैं उतने ही कमजोर होते जाते हैं और उनकी नींव में छिपे खतरों के कारण आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसेंडेंट रियल्म तक पहुंचने से पहले अगर किसी की योग्यता पर्याप्त हो तो तोंगजुआन रियल्म में उपलब्ध सीक्रेट आर्ट्स और संसाधनों के साथ तेजी से बढ़ना मुश्किल नहीं होता। उदाहरण के लिए सानिया 20 साल की होने से पहले ही पीक इमोर्टल एसेंशन बाउंड्री तक पहुंच चुकी थी। इस तरह की कल्टीवेशन उस उम्र में सेंट्रल कैपिटल में असाधारण थी। उस समय अर्जुन को भी अपनी हीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। ऐसे युवा प्रतिभाशाली तोंगजुआन रियल्म में आम हैं। हालांकि ट्रांसेंडेंट रियल्म तक पहुंचने के बाद हर छोटे रियल्म को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग एक छोटे रियल्म को तोड़ने में कई दशक लगा देते हैं, कई तो जीवन भर आगे नहीं बढ़ पाते। इंद्रावती की योग्यता भी काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसे पीक इमोर्टल एसेंशन बाउंड्री से थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट रियल्म तक पहुंचने में 6-7 दशक लग गए थे, और वह थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट में और भी 30-40 साल तक रही थी इससे पहले कि वह सेंट रियल्म तक पहुंच पाती। सख्ती से गिनती करें तो इंद्रावती अब 100 साल से अधिक की हो चुकी थी। हालांकि इतनी प्रभावशाली कल्टीवेशन बेस और कुछ यूथ रिटेनिंग तकनीकों का उपयोग करके उसका रूप और व्यक्तित्व अभी भी एक युवती जैसा था। जब अर्जुन पहले उसके साथ फ्लोटिंग क्लाउड सिटी गया था तो वो सिर्फ एक पीक इमोर्टल एसेंडेंट कल्टीवेटर था, लेकिन आज सिर्फ 5-6 साल बाद वो वास्तव में एक थर्ड ऑर्डर ट्रांसेंडेंट बन चुका था। इस तरह की कल्टीवेशन गति बस बहुत डरावनी थी। इंद्रावती को समझ में आया कि वह उसकी चिंता कर रही थी कि कहीं उसने इस उपलब्धि के लिए किसी संदिग्ध विधि का उपयोग तो नहीं किया था। उनका निरीक्षण किया, फिर अपनी भुवों को ढीला छोड़ते हुए धीरे से सिर हिलाया, कोई समस्या नहीं दिख रही। तुम्हारी सच्ची की शुद्ध और प्रबल है, ये तुम्हारी मार्शल आर्ट से किसी भी तरह कम नहीं है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से तुम्हें नीलदीप और दूसरों से भी जांच करवा लेनी चाहिए। ये कहते हुए वह वापस पत्थर की बेंच पर बैठ गई और अर्जुन को उत्सुकता से देखने लगी। पिछले कुछ सालों में तुमने आखिर क्या किया? फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से अलग होने के बाद से तुम्हारी कोई खबर ही नहीं मिली। मैं इंद्रावती ने मुंह खोला ही था कि फीयू ने अचानक बीच में ही टोक दिया, रुको एक पल, नीलदीप और दूसरों को भी यह सुनना चाहिए। मैंने उन्हें संदेश भेज दिया है, वे जल्द ही यहां आ जाएंगे। हालांकि तुम्हें तैयार रहना चाहिए, वे तीनों ने कहा है कि वे तुम्हें तुम्हारी शरारतों की सजा देंगे। आह, ठीक है। अर्जुन ने सिर खुजलाते हुए मुंह बंद कर लिया और पत्थर की बेंच पर सीधे बैठ गया। उसकी असहज मुद्रा देखकर इंद्रावती ने उस पर दबाव नहीं डाला और बस अपनी ठोड़ी को हथेली पर टिकाकर आराम से बैठ गई। वह एक आध्यात्मिक फल उठाकर चबाने लगी, जबकि वे दोनों इंतजार करने लगे। चाय बनाने में लगने वाले समय से भी कम समय में बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। वे आ गए हैं, इंद्रावती ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम से पीछे झुक गई, मानो कोई अच्छा नजारा देखने के लिए तैयार हो। लगता था कि वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि नीलदीप और दूसरे अर्जुन को कैसे संभालेंगे। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया और वह सीधा बैठकर प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। कुछ ही पलों में 3 व्यक्ति एक साथ अंदर आ गए, नीलदीप, विश्वजीत और तेज सिंह। जैसे ही वे अंदर आए, विश्वजीत ने जोर से पूछा, मैंने सुना है कि वो छोटा दुष्ट वापस आ गया है। नीलदीप का चेहरा भी गंभीर था, मानो कोई तूफान आने वाला हो, जबकि तेज सिंह की उंगलियां हल्के से रगड़ रही थी, उनकी उंगलियों से एक खतरनाक आभा निकल रही थी। तीनों की नजरें तुरंत अर्जुन पर टिक गईं। इसके जवाब में अर्जुन खड़ा हो गया और जोर से हंसते हुए बोला, कई मार्शल अंकल्स, संत राज्य में प्रवेश करने पर बधाई। ये वास्तव में मेरे सोआरिंग हेवन सेक्ट का महान सौभाग्य है। आप सभी की महान शक्ति के साथ आप जल्द ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे। वास्तव में बधाई। इंद्रावती इस अचानक उछलने से चौंक गई, लेकिन जल्दी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह धीरे से बड़बड़ाई, चालाक छोटा दुष्ट। तीनों पुरुष एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरों पर मजबूरन मुस्कान आ गई। हालांकि उन्होंने कहा था कि वे अर्जुन को सबक सिखाएंगे, लेकिन ये सिर्फ उसकी वजह से हुई चिंताओं के कारण था। अब अर्जुन को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर वे वास्तव में उस पर गुस्सा कैसे हो सकते थे? अर्जुन का यह अचानक का बयान सुनकर वे मजबूरन हंस पड़े और अपना सिर हिलाने लगे। इसके अलावा संत राज्य में प्रवेश करने का श्रेय काफी हद तक अर्जुन के प्रयासों को जाता था। अगर उसने 1000 ईयर डायमंड फ्लावर का औषधीय तरल नहीं बनाया होता तो भले ही नीलदीप और दूसरे इस स्तर तक पहुंच जाते, लेकिन इसमें उन्हें कई साल, शायद दशकों लग जाते।
छोटे बदमाश। नीलदीप का गंभीर चेहरा धूप में पिघलते हुए बर्फ की तरह गायब हो गया और उसकी जगह एक बड़ी मुस्कान ने ले ली। उसने अर्जुन के कंधे पर जोर से थपथपाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, 2 हाथ, 2 पैर और तुम्हारा सिर, लगता है सब कुछ ठीक है। हाँ, वह पहले से ज्यादा मजबूत दिखता है। विश्वजीत भी हंस पड़ा। तेजसिंह ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, तुम्हारी आभा भी पहले से कहीं ज्यादा सघन है। लगता है कि तुम पिछले कुछ सालों में बाहर काफी बड़े हो गए हो। हाँ, बहुत अच्छा। उसके मार्शल अंकल ने बस कुछ साधारण प्रशंसा की थी, लेकिन अर्जुन उनकी गहरी देखभाल को महसूस कर सकता था, जिससे उसका दिल गर्म हो गया। दूसरी ओर इंद्रावती ने तीनों के अभिवादन समाप्त होने का इंतजार किया, फिर हल्के से फुफकारते हुए कहा, तुम तीनों भी अब संत हो, लेकिन तुमने छोटे मार्शल भतीजे की वर्तमान साधना की जांच तक नहीं की। उसकी साधना में क्या गड़बड़ है? नीलदीप ने भुएं चढ़ाते हुए पूछा, अपनी दिव्य इंद्रिय को छोड़ते हुए अर्जुन पर सरसरी नजर डाली। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उसने कुछ असंभव देख लिया हो। विश्वजीत और तेजसिंह ने यह देखा और तुरंत अर्जुन की जांच की। दोनों के चेहरे पर भी नीलदीप जैसा ही भाव आया। तीसरा क्रम, ट्रांसेंडेंट राज्य। ये छोटा मार्शल भतीजा, जो एक सुदूर पिछड़े इलाके से आया था, अब वास्तव में तीसरे क्रम का ट्रांसेंडेंट था। उसकी सच्ची की लहरें स्पष्ट रूप से यही दिखा रही थी। मुझे याद है कि जब हम फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के लिए सैक्ट से निकले थे, तब छोटा मार्शल भतीजा सिर्फ पीक इमोर्टल एसेंशन बाउंड्री पर था। हालांकि 1000 ईयर डायमंड फ्लावर के औषधीय तरल को संघनित करने के बाद वह ट्रांसेंडेंट राज्य में पहुंच गया, लेकिन उस समय से अब तक सिर्फ 5-6 साल ही बीते हैं, फिर भी वह इस ऊंचाई तक पहुंच गया है। नीलदीप, तुम देखो कि क्या छोटे मार्शल भतीजे की नींव में कोई समस्या तो नहीं है, इंद्रावती ने जल्दी से कहा। नीलदीप का चेहरा गंभीर हो गया और वह अर्जुन की जांच करने लगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया, अजीब, बहुत अजीब। क्या अजीब है? विश्वजीत और तेजसिंह ने थोड़ी बेचैनी से पूछा। छोटे मार्शल भतीजे की साधना में कोई समस्या नहीं है। उसकी नींव बहुत मजबूत है और उसकी सच्ची की शुद्धता और घनत्व लगभग हमारे जैसा ही है। क्या? ये कैसे संभव है? विश्वजीत ने आश्चर्य से पूछा। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी जाने से पहले वे तीनों सिर्फ तीसरे क्रम के ट्रांसेंडेंट थे, लेकिन अब अर्जुन उस समय की उनकी साधना के स्तर तक पहुंच चुका था। अगर उसे कोई अविश्वसनीय भाग्यशाली मौका नहीं मिला, तो इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि छोटा मार्शल भतीजा एक अविश्वसनीय, स्वर्ग को चुनौती देने वाला प्रतिभाशाली है। नीलदीप की आंखें चमक उठी, जबकि वह अर्जुन को बड़े ही दिलचस्पी से देखने लगा। छोटे मार्शल भतीजे, पिछले कुछ सालों में तुमने बाहर आखिर क्या अनुभव किया? ओह, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस यहां वहां घूमता रहा। भाग्यशाली मौकों के रूप में कुछ चीजें जरूर मिली, अर्जुन ने मजबूरन हंसते हुए कहा। सुनाते हैं, कमरे में मौजूद चारों ने एक साथ उत्सुकता से कहा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा असहज महसूस करते हुए पिछले कुछ सालों में अपने साथ हुई घटनाओं को संक्षेप में बताना शुरू किया। उसने 9 हेवंस होली लैंड और ड्रैगन फीनिक्स पैलेस से जुड़े मामलों का जिक्र नहीं किया, बल्कि आइस सेक्ट, सन क्लैन से मिलने वाली रहस्यमय छोटी दुनिया और डायमंड लैंड में बिताए समय पर जोर दिया। उसकी कहानी सुनकर उसके मार्शल अंकल और मार्शल आंट हैरानी से भर गए। अर्जुन की कहानी समाप्त होने के बाद उसके चारों बड़े लंबे समय तक चुप रहे। विश्वजीत पहले बोला, उसने आंख भरते हुए कहा, तुम्हारे साथ कई अविश्वसनीय अनुभव हुए हैं। डायमंड लैंड, वहां तक हम भी जाने की हिम्मत नहीं करते। यह अफवाह है कि वहां हर तरफ शक्तिशाली डायमंड रेस के मास्टर्स हैं, जो मनुष्यों के लिए बेहद खतरनाक है। ओह हाँ, छोटे मार्शल भतीजे, क्या तुम उन 2 सीनियर सिस्टर्स का पता लगा पाए जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे? इंद्रावती की सुंदर आंखें चमक उठी, लगता था कि वह सुवर्णा और प्रिया दोनों में काफी दिलचस्पी ले रही थी। हाँ, मैं उनमें से एक को ढूंढ चुका हूं, वह अभी आइस सेक्ट में साधना कर रही है। दूसरी के बारे में मुझे अभी उसके सटीक ठिकाने का पता नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं जल्द ही उससे मिल पाऊंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अच्छा, तुम्हें उन्हें किसी समय सेक्ट में लाना होगा। मुझे देखना है कि तुम्हारी दोनों सीनियर सिस्टर्स में ऐसा क्या आकर्षण है जो तुम्हें उन्हें कभी नहीं भूलने देता। मौका जरूर मिलेगा। हाँ, इन मामलों के बारे में बस इतना ही। छोटे मार्शल भतीजे का इतने समय बाद सेक्ट में वापस आना एक बड़ा सौभाग्य है, हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। नीलदीप ने अचानक जोर से कहा, विश्वजीत और तेजसिंह की ओर एक चालाक नजर डालते हुए। विश्वजीत और तेजसिंह ने तुरंत उसके इरादे समझ लिए और उत्साहपूर्वक अपनी सहमति व्यक्त की। इंद्रावती ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम गंदे मर्द बस अपनी ग्रेट आंट के 1000 सैफ्लावर वाइन के पीछे पड़े हो। जैसे ही तुमने कहा कि तुम मेरे सेरेन रिस्प्लेंडेंट पीक पर दौड़े चले आओगे, मुझे पता चल गया था। मैं अभी कह देती हूं, यह आखिरी बार है। छोटे मार्शल भतीजे के सम्मान को ध्यान में रखते हुए मैं आज तुम सभी को एक एक बोतल पीने दूंगी।
लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो ग्रेट आंट यहां तुमसे खुलकर निपटेगी। तीनों चालाकी से हंस पड़े और जल्दी से तैयार होने लगे। खूब शराब पीने के बाद नीलदीप और दूसरे बुरी तरह नशे में धुत हो गए और सेरेन रिस्प्लेंडेंट पीक से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने अर्जुन को संस्थापक से मिलने के लिए कहा। चंदन भी उसकी चिंता कर रहे थे। अर्जुन ने तुरंत सहमति दे दी। इंद्रावती भी बुरी तरह नशे में थी। उसके गाल गहरे लाल हो गए थे और उसकी आंखें इतनी नम थी कि लगता था कि किसी भी पल उनसे पानी की बूंदें टपक जाएंगी। एक बड़ी शराब की बोतल को कसकर पकड़े हुए, अपनी बिखरी हुई स्थिति की बिल्कुल परवाह नहीं करते हुए, वो पत्थर की मेज पर लेट गई और हल्के से खर्राटे लेने लगी। ये सब देखकर अर्जुन ने असहायता से सिर हिलाया और सफाई शुरू कर दी। अगले दिन अर्जुन चंदन से मिलने गया। उसी एकांत कमरे के अंदर चंदन अपने आसन पर शांति से बैठे थे, मानो पिछले कुछ सालों से वहां से हिले भी नहीं थे। अर्जुन को देखकर चंदन खुशी से मुस्कुराए और हल्के से टिप्पणी की, मैंने नीलदीप और उन बच्चों से सुना कि तुम तीसरे क्रम के ट्रांसेंडेंट राज्य में पहुंच गए हो। मूल रूप से इस बूढ़े को कुछ संदेह था, लेकिन अब तुम्हें देखकर यह सच लगता है। शिष्य को बस कुछ अवसर मिले, अन्यथा मैं अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अवसर और साहसिक कार्य भी किसी की ताकत का हिस्सा होते हैं। चूंकि तुम उनसे मिल पाए, तुम्हारी प्राप्त शक्ति भी तुम्हारी ही है। चंदन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए अर्जुन को देखा। हालांकि तुम्हारी आभा कुछ अजीब है, पहले से अलग। तुम्हारे अंदर अब एक वैभवपूर्ण हवा है जो पहले नहीं थी। जिज्ञासु, तुम काफी युवा हो और तुम्हें इतनी ऊंची हवा नहीं फैलानी चाहिए। तुमने इसे कहां से प्राप्त किया? अर्जुन चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चंदन इस बारे में जागरूक होंगे। वैभवपूर्ण और गरिमा में आभा ड्रैगन सम्राट की थी और सख्ती से अर्जुन की अपनी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन जवाब दे पाता, चंदन ने शांति से हाथ हिलाया। ये बूढ़ा सिर्फ जोर से सोच रहा था। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हर किसी के कुछ रहस्य होते हैं जो वे दूसरों को नहीं बताना चाहते। अर्जुन असहजता से हंसा, फिर अचानक गंभीर हो गया। ठीक है संस्थापक, मेरे पास आपसे परामर्श करने के लिए कुछ है। हाँ बताओ, चंदन ने हल्के से सिर हिलाया। संस्थापक, क्या आपने कभी वॉइड कॉरिडोर का निर्माण किया है? ओ, चंदन मुस्कुराए, तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने सिर खुजलाया और जवाब दिया, संस्थापक शायद भूल गए हैं, लेकिन उस तरफ हाई हेवन पैविलियन के अंदर एक वॉइड कॉरिडोर है जो लगभग 10,000 किलोमीटर दूर एक जगह पर जाता है। हाँ, वास्तव में ऐसी चीज थी। चंदन ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। हाँ, मैंने ही उस वॉइड कॉरिडोर का निर्माण किया था। लेकिन यह मेरे अपने कौशल का परिणाम नहीं था। मैं इसे सिर्फ एक कलाकृति की शक्ति का उपयोग करके बना पाया था। क्या संस्थापक इसके बारे में और विस्तार से बता सकते हैं? अर्जुन ने गंभीरता से पूछा। हालांकि अर्जुन अब अंतरिक्ष को फाड़ सकता था, लेकिन वह यह निर्धारित नहीं कर सकता था कि वह कहां प्रकट होगा। जब वो शून्य से बाहर आता तो वह बस आसपास के कुछ 100 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी प्रकट हो जाता। अगर वह कभी खतरनाक स्थिति में फंस जाता तो यह अनिश्चितता एक बड़ी समस्या बन जाती। हालांकि अगर अर्जुन यह निर्धारित कर सकता कि वह कहां प्रकट होगा, तो अंतरिक्ष को फाड़ने की यह विधि उसके लिए बहुत उपयोगी हो जाएगी। यही कारण था, अन्य के बीच, कि वह इन चीजों के बारे में चंदन से परामर्श करना चाहता था। वह कलाकृति कई साल पहले मुझे अनजाने में मिली थी। हालांकि मुझे पता था कि इसमें शून्य की शक्ति का एक निशान है, लेकिन मैं कभी भी इसका उपयोग नहीं कर पाया और न ही इसमें निहित रहस्यों को समझ पाया। जब मैंने उस डेमन जनरल से लड़ाई की तो हम दोनों अनजाने में एक छिपे हुए वॉइड कॉरिडोर के प्रवेश द्वार पर ठोकर खा गए और तुम्हारी दुनिया में चले गए। उस डेमन जनरल को मारने के बाद मैंने वहां हाई हेवन पैविलियन की स्थापना की, लेकिन वापस यहां आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। चंदन ने यादों में खोए हुए भाव से कहा, मैं उस जगह पर कुछ साल रहा, इससे पहले कि मैंने हताशा में उस कलाकृति पर अपनी आशाएं टिका दी। दुर्भाग्य से जब मैंने कलाकृति को सक्रिय करने में सफलता पाई, हालांकि मैं एक वॉइड कॉरिडोर बनाने में सफल रहा, लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति को 10,000 किलोमीटर दूर भेज सकता था, न कि दुनिया को पार करने वाला। ये कहते हुए चंदन ने थोड़ा निराश भाव दिखाया। ऐसी स्थिति है पूर्वज, आप यहां कैसे वापस आए? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। चंदन ने कड़वी हंसी हंसी, एक संयोग था। वहां नेदर माउंटेन नामक एक स्थान है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। नेदर माउंटेन ग्रेट हान राजवंश का सबसे बड़ा निषिद्ध क्षेत्र था। अर्जुन ने एक बार वहां एक रहस्यमय छोटी दुनिया में अनुभव प्राप्त करने के लिए जाना था। वहीं उसकी पहली मुलाकात तियान लांग राजवंश के कल्टीवेटरों से हुई थी। उस अनुभव को वह अच्छी तरह याद करता था। वहां मैंने एक शून्य गलियारा खोजा और उसमें प्रवेश करने के बाद मैं तोंग जुवान दुनिया में वापस आ गया। अर्जुन की आंखें चमक उठी। क्या नेदर माउंटेन में भी इस तरफ आने का कोई शून्य गलियारा छिपा था? अर्जुन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था,
वो तोंग जुआन दुनिया में केवल कोषाध्यक्ष मेहता द्वारा बताए गए तियान लांग राजवंश के निषिद्ध स्थान में छिपे शून्य गलियारे की वजह से ही पहुंच पाया था। केंद्रीय राजधानी के नीचे धरती की नसों में भी एक शून्य गलियारा छिपा था। इसके बारे में सोचते हुए अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी पुरानी दुनिया और तोंग जुआन दुनिया के बीच वास्तव में कई गुप्त संबंध थे, बस अधिकांश लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके विपरीत तोंग जुआन दुनिया से वापस उस दुनिया में जाने के भी कई रास्ते होने चाहिए। चंदन के साथ लंबी बातचीत के बाद अर्जुन को दुर्भाग्य से घर वापस जाने के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन एक बात उसने जरूर सीखी। अगर वह धैर्यपूर्वक खोज करता रहा तो एक दिन उस दुनिया में वापस जाने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। लेकिन अर्जुन को कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार अभी उसके पास अपने दोस्तों और परिवार को सुरक्षित रखने की क्षमता या स्थान नहीं था। अभी के लिए उसने शून्य को चीरने की दिव्य क्षमता का अध्ययन जारी रखने का निर्णय लिया। चंदन के निवास से निकलकर अर्जुन शांत दीप्तिमान शिखर की ओर उड़ा और अपनी मार्शल आंटी इंद्रावती को बताया कि वह एकांत साधना में जाना चाहता है। वह अभी तीसरे क्रम के पालौकिक राज्य में प्रवेश कर चुका था और अभी तक अपने कल्टीवेशन को स्थिर करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वह अब शून्य को चीरने के रहस्यों का अध्ययन करते हुए इसे स्थिर करने की योजना बना रहा था। शांत दीप्तिमान शिखर की गहराई में क्रिस्टल पत्थर से बना एक अत्यंत मूल्यवान गुप्त कक्ष था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी जाने से पहले अर्जुन अक्सर इसी कक्ष में रहकर अल्केमी का अध्ययन करता था। जब उसने पूछा तो इंद्रावती ने तुरंत इसे उसे दे दिया। कक्ष का दरवाजा बंद करके अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में घुमाया। उसके सामने एक अंधेरी दरार खुल गई जिसमें से एक अराजक और भयानक ऊर्जा निकल रही थी। अर्जुन शून्य को चीरने की क्षमता से अच्छी तरह परिचित था और इसे आसानी से कर सकता था। जैसे ही अर्जुन शून्य में प्रवेश किया, अंधेरी दरार बंद हो गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। हमेशा की तरह शून्य में प्रवेश करते ही अर्जुन को भारहीनता का एहसास हुआ। क्रॉस लेग बैठकर उसने अपने कल्टीवेशन को स्थिर करने के लिए अपनी गुप्त कला का संचार किया, जबकि अपने आसपास के शून्य के मार्ग का अध्ययन करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों को फैलाया। अर्जुन को हमेशा लगता था कि इन शून्य अशांतियों में कोई रहस्य छिपा है, लेकिन अब तक कोई भी इसे नहीं समझ पाया था क्योंकि ये अशांतियां बहुत खतरनाक थीं। यहां तक कि अगर कोई संत राज्य का स्वामी यहां आ भी जाता तो भी वह इस अशांति को सहन नहीं कर पाता और कुछ ही समय में उसका शारीरिक शरीर और आत्मा टुकड़े टुकड़े हो जाती। दूसरी ओर अर्जुन को ऐसी चीजों की चिंता नहीं थी। उसकी शारीरिक शक्ति और दिव्य इंद्रियां दोनों ही असाधारण थी, जो उसे इस विमान में एक बड़ा लाभ देती थी। अपनी दिव्य इंद्रियों को हजारों अलग अलग धागों में बदलकर अर्जुन ने उन्हें अपने आसपास की शून्य अशांतियों से जोड़ दिया और उनका अध्ययन करते हुए उनके नियमों को समझने की कोशिश की। अर्जुन बेचैन नहीं हुआ और मानसिक शांति की स्थिति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। समय बीतने के साथ वह धीरे धीरे शून्य के कुछ सरल नियमों को समझने लगा, लेकिन फिर भी वह मुख्य बिंदु को पकड़ नहीं पा रहा था, जिसके कारण वह और गहराई से अध्ययन में डूब गया। अचानक पूरे शून्य में अशांतियां अस्थिर हो गईं। अर्जुन तुरंत अपनी ध्यानावस्था से जाग गया और अपनी दिव्य इंद्रियों के धागों को वापस ले लिया। अपने चारों ओर देखते हुए वह चौंक गया जब उसने पाया कि शून्य का ये पूरा क्षेत्र अराजक हो गया था, जहां सभी दिशाओं से एक शक्तिशाली विनाशकारी ऊर्जा और आभा बह रही थी। शून्य को चीरने की इस विधि के साथ प्रयोग करते समय अर्जुन ने अक्सर इस स्थिति का सामना किया था। यह उस अनुभव के समान था जो उसे स्टारी स्काई में हुआ था। जब स्टारी स्काई ऊर्जा एक निश्चित सांद्रता तक पहुंच जाती थी तो एक तूफान बन जाता था। शून्य के अंदर शून्य तूफान तब बनते थे जब शून्य की शक्ति एक निश्चित सांद्रता तक पहुंच जाती थी। यह एक प्राकृतिक घटना थी। हर बार जब ऐसा होता अर्जुन तुरंत बच निकलता था। इस बार भी जब उसने शून्य तूफान को आते देखा तो उसका पहला विचार भागने का था, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसकी भौहें तन गईं और वह धीरे धीरे वापस बैठ गया। जब उसने स्टारी स्काई का अन्वेषण किया था तो उसे एक स्टारी स्काई तूफान का सामना करना पड़ा था और परिणामस्वरूप उसे इससे बहुत लाभ हुआ था, यहां तक कि वह पालौकिक राज्य में भी प्रवेश कर गया था। इसलिए अर्जुन ने सोचा, अगर वह अब यहां रुककर इस शून्य तूफान के रहस्यों को अपने मांस मज्जा से महसूस करता तो शायद वो शून्य को चीरने के उन रहस्यों को उजागर कर पाता जो अब तक उसकी समझ से दूर थे। ऐसा सोचकर अर्जुन अब जल्दी में नहीं था और इसके बजाय शून्य के अशांत प्रवाह के बीच शांति से बैठ गया, जबकि विनाशकारी तूफान के आगमन की तैयारी में अपनी सारी शक्ति को संघनित कर रहा था। एक पल बाद हिंसक शून्य तूफान ने उसे निगल लिया। एक पल में अर्जुन के सारे कपड़े धूल में बदल गए और उसका शरीर घावों से भर गया, जिससे उसकी त्वचा पर कोई भी स्थान अछूता नहीं रहा। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि अर्जुन जानता था कि यहां बहने वाली ऊर्जा स्टारी स्काई में व्याप्त शक्ति से भी अधिक रहस्यमय और खतरनाक थी, लेकिन लगता था कि उसने अभी भी इसे कम आंका था। अर्जुन ने तुरंत तूफान के प्रकोप का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी त्वचा कट जाने से खून बहने लगा, जिससे अर्जुन का पूरा शरीर लाल और सुनहरे रंग से ढक गया, जबकि एक गहन और रहस्यमय शक्ति उसके शरीर में रिसने लगी।
उसके चेहरे पर आश्चर्य की भावना आ गई, क्योंकि अर्जुन को अपने पूरे शरीर में एक तीव्र दर्द का सामना करना पड़ रहा था और उसने तुरंत जांच की। उसके रोमछिद्रों में रिसने वाली शक्ति स्पष्ट रूप से शून्य ऊर्जा थी, जिस पर उसकी शून्य को चीरने की विधि आधारित थी। और अधिक शून्य ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती गई और धीरे धीरे एक ऐसी सांद्रता तक पहुंच गई जिसे अर्जुन भी सहन करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर और बाहर से लाखों छोटे छोटे ब्लेड से काटा जा रहा हो। इसके अलावा, क्योंकि यह शून्य ऊर्जा थी जो उसे काट रही थी, अर्जुन का पूरा आकार कुछ अस्पष्ट सा हो गया था। अर्जुन को स्पष्ट रूप से पता था कि उसके हाथ पैर उसकी आंखों के सामने थे, लेकिन उसके चारों ओर लगातार मुड़ते स्थान के कारण अर्जुन को गलतफहमी हो रही थी कि उसके अंग वास्तव में एक विशाल दूरी तक फैल गए हैं। लापरवाही न करते हुए अर्जुन ने तुरंत धीमी आवाज में चिल्लाया, राक्षस परिवर्तन। उसके अटल सुनहरे कंकाल से शुद्ध और समृद्ध दानवीय क्यूई निकली और सुंदर राक्षसी चिन्हों में बदल गई, जो अर्जुन की त्वचा को ढककर उसके शरीर में समा गई और गायब हो गई। एक पल में अर्जुन की जीवन शक्ति और शारीरिक शक्ति पागलों की तरह बढ़ गई, साथ ही उसका आभामंडल और ऊर्जा भी। जो दर्द पहले असहनीय लग रहा था, वह अचानक बहुत हल्का हो गया। हल्की सांस लेते हुए अर्जुन ने एक बार फिर अपनी दिव्य इंद्रियों को फैलाया और इस शून्य ऊर्जा के विस्फोट का अन्वेषण करना शुरू किया, साथ ही अपने शरीर को इसमें स्नान कराते हुए इसे जबरन याद करने दिया। समय कभी भी इतनी धीमी गति से नहीं बीता था, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी धारणा में कुछ सूक्ष्म लेकिन अत्यंत संतोषजनक परिवर्तन देखे। उसके आसपास की शून्य अशांतियों की यादृच्छिक गतियां अब अर्जुन की धारणा में कुछ हद तक व्यवस्थित दिखाई देने लगीं, जिससे वो उनके उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था। अर्जुन खुशी से मुस्कुराया और अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखते हुए शून्य ऊर्जा के माध्यम से शून्य के रहस्यों को समझने का लगातार प्रयास करता रहा। एक अनंत काल जैसा लगने वाला समय बीतने के बाद शून्य तूफान अंततः बीत गया और सब कुछ फिर से शांत हो गया। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आश्चर्यचकित हो गया जब उसने पाया कि जो पहले अराजक लेकिन खाली शून्य था, वह अब अनगिनत हल्की रोशनी के बिंदुओं से भर गया था, लगभग एक सुंदर तारों भरे आकाश की तरह। इन बिंदुओं को अपनी इंद्रियों से स्कैन करने पर वह प्रत्येक से कुछ सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर सकता था। अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह इन बिंदुओं की सावधानीपूर्वक जांच करता रहा, और जैसे जैसे वह प्रत्येक बिंदु द्वारा दी जा रही जानकारी को समझने लगा, उसका